लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाय एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता विश्वकर्मा। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एकाकी व्यापार के दोष के बारे में, एकाकी व्यापार से हानियों के बारे में। जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एकाकी व्यापार से जुड़े हुए लाभ के बारे में चर्चा की थी, है ना। हमने ये चर्चा किया था कि एकाकी व्यापार आखिर है क्या, उसका डेफिनेशन और उसके लाभ के बारे में हमने चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एकाकी व्यवसाय के दोष के बारे में। देखिए, हर चीज में कुछ ना कुछ गुण, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ गुण या कुछ ना कुछ दोष जरूर होते हैं, ठीक है। तो और आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि यदि एकाकी व्यवसाय में लाभ है तो उसके कुछ दोष भी हैं। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि इसके दोष क्या क्या है। तो एकाकी व्यवसाय के दोष के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने ये फॉर्मेट बनाया है जिसमें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है, हर चीज क्लियर हो रही है कि एकाकी व्यवसाय के दोष को यहां पर 3 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि आप जो है आराम से इस विषय में कनेक्ट कर पाएंगे कि आखिर दोष में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इसका दोष उत्पन्न करवाती हैं। तो इसके लिए हमने 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। पहला, आर्थिक दोष। फर्स्ट, आर्थिक दोष। सेकेंड, प्रबंध संबंधी दोष। सेकेंड, प्रबंध संबंधी दोष। एंड थर्ड, अन्य दोष। ये मैंने क्लासिफिकेशन इसलिए किया है ताकि आप लोगों को एकाकी व्यापार के दोष के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए और आप इसके को पॉइंट वाइज क्लियर कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक दोष से संबंधित। जैसा कि नाम से ही जायज है, ये आर्थिक दोष यानी कि पूंजी से जुड़ी हुई चीजें, जो व्यवसाय में पूंजी बहुत ही महत्व रखती है, उससे जुड़ी हुई चीजें, उससे उत्पन्न हुई कि अगर व्यक्ति अकेले ही अपना व्यापार प्रारंभ करता है तो आर्थिक दोष उसको क्या क्या उसमें वहन करने पड़ सकते हैं। तो पहला है असीमित दायित्व, मतलब कि उसका दायित्व सीमित ना रह करके बल्कि असीमित हो जाता है। जैसे कि लेनदारी, क्रय विक्रय से संबंधित चीजें जिसमें कि उसकी पूंजी इन्वॉल्व हो रही है, उसकी कैपिटल इन्वॉल्व हो रही है उसके व्यवसाय में। वहां पे यदि किसी को कुछ पेमेंट करना है, देना है, या कहीं से कोई क्रय करना है, ठीक है, इससे संबंधित चीज, यदि कोई कहीं पर उसका पैसा फंस गया है या किसी को देना है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें उसका दायित्व, जिसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असीमित हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। उसको हर तरह से इन चीजों में अपना वक्त देना पड़ता है, अपना समय देना पड़ता है। तो आर्थिक दोष में सबसे पहले तो क्या है, असीमित दायित्व, है ना। असीमित दायित्व में यदि उसको वो यही सब चीजों में अगर कंटिन्यू होता रहेगा, कंटिन्यू उसका समय इन चीजों में जाता जाएगा, तो वो अन्य काम कैसे करेगा, अन्य कार्य कैसे करेगा। इसलिए हम पहली बात करेंगे आर्थिक दोष की। ये सबसे पहला दोष तो यही है कि उसके जो दायित्व है वो सीमित ना रह करके बल्कि असीमित हो जाएंगे। सेकेंड इज सीमित पूंजी। देखिए, अगर वो व्यक्ति अकेला है, अकेले व्यवसाय को शुरू कर रहा है, तो या तो उसकी जो उसने सेव किया है पैसा वो, ठीक है, या इतनी ही मात्रा में उसने कैपिटल की व्यवस्था वो कर सकता है जितनी कि उसको लगता है, उसकी बुद्धि कहती है कि हाँ मैं इतना पेमेंट का भुगतान कर सकूंगा, इतना पेमेंट मैं चुका पाऊंगा। तो वो कैपिटल को अपनी आवश्यकता अनुसार ही लगाता है। अपनी जो सेव किया हुआ पैसा है, जो बचत किया हुआ पैसा है, वो पूंजी उसने व्यापार में लगाता है और उससे ही लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं सीमित पूंजी। देखिए, दोष यहीं पे शुरू होता है कि अगर व्यक्ति के पास में सीमित पूंजी है, ठीक है, यदि आप व्यक्ति के पास में ज्यादा पूंजी ना होकर के सिर्फ सीमित पूंजी है, तो उसका दिमाग भी उसी तरीके से चलेगा। किसमें, उसने व्यवसाय को शुरू तो कर लिया, लेकिन यदि उसके पास में, क्योंकि मैंने एक बार और बताया था कि जो कैपिटल होती है, पूंजी होती है, जैसे शरीर में रक्त रहता है, उसी तरह से व्यवसाय में पूंजी रहती है, कैपिटल रहती है। बिना कैपिटल के कोई भी व्यवसाय का विस्तार नहीं किया जा सकता, बिजनेस को डेवलप नहीं किया जा सकता। तो अगर उसकी पूंजी सीमित है तो नॉर्मल सी भाषा में, हम सामान्य सी भाषा में ये कह सकते हैं कि उसकी पूंजी यदि सीमित है तो उसका दिमाग या उसका बिजनेस उसी पर
आधारित रहेगा। इसलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यदि उसके साथ में और लोग जुड़ते तो उसकी कैपिटल की मात्रा बढ़ जाती और वो व्यापार को और अच्छी तरीके से बढ़ा सकता। लेकिन चूंकि यहाँ पे वो अकेले ही व्यापार को कर रहा है और वो अपनी ही बचत की हुई पूंजी को लगा रहा है, तो उसका दिमाग भी उतना ही चलेगा, उसकी बुद्धि भी उतनी ही चलेगी कि वो अपनी कैपिटल को बिजनेस में किस तरह से अप्लाई करे। सीमित ख्याति, यदि हम साख की बात करें, हम सीमित ख्याति की बात करें, ख्याति मतलब हमारा क्या, हमारी साख, हमारी पहचान। ठीक है, अगर व्यक्ति शुरुआत में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, यदि उसकी साख मार्केट में कम है, ठीक है, वो धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाता है, ठीक है, तो जब तक उसकी ख्याति बढ़ती है तो ऐसे में उसको समय लगेगा। इसलिए जब धीरे धीरे प्रोसेस में आती है उसकी क्या ख्याति, उसके किस्से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी व्यवहारिकता से, उसमें उसके मार्केट में किए गए लेन देन से ख्याति बनती है। ठीक है, अब यहां पर अगर उसको कोई पहचानता नहीं है, उस व्यक्ति को कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, तो धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ेगी, तब तक उसकी ख्याति सीमित रहेगी और इसका भी उसको दोष रहता है। मतलब कि आर्थिक दोष में इतनी सारी चीजें कि असीमित दायित्व, सीमित पूंजी और सीमित ख्याति, ये किसके अंतर्गत आ गई, ये आर्थिक दोष के अंतर्गत आ गई। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं प्रबंध संबंधी दोष। व्यापार के विस्तार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक ढांचा। यदि आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक ढांचा सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं तो व्यवसाय की स्थिति चरमरा सकती है, डगमगा सकती है। जहां पर हम बात कर रहे हैं आर्थिक दोष की, जिसमें कि ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट बहुत ही मायने रखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, असीमित दायित्व, सीमित पूंजी और सीमित ख्याति के बारे में। तो सबसे प्रथम थी पूंजी, ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है मैनेजमेंट, प्रबंध। यहां पे भी, प्रबंधन में भी यदि एकाकी व्यापारी है तो उसे प्रबंधन में भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसी तरीके से उसके ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यदि हम प्रबंध संबंधी दोष की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट नोट आउट किए हैं। सीमित प्रबंध चातुर्य, जल्द काम शैतान का, अस्वस्थता में क्षति, अनिश्चित जीवन काल। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सीमित प्रबंध चातुर्य की। देखिए, हमारे समाज में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग व्यक्तियों का समूह रहता है, सबकी सोच, सबकी विचारधारा में बहुत ही अंतर होता है। ठीक है, तो सोच और विचारधारा में अंतर के कारण कई लोग बहुत ही बारीकी से निरीक्षण कर लेते हैं और कई लोग ऊपर ही ऊपर का ज्ञान अर्जित किए हुए रहते हैं। यहां पे मैं इसलिए बात कर रही हूं कि एकाकी व्यापार में व्यक्ति केवल एक है, वो अपने दिमाग से व्यापार को चला रहा है। ठीक है, यहां पर यदि मैनेजमेंट संबंधी बात होती है तो 2 व्यक्तियों के या 4 व्यक्तियों के दिमाग अलग अलग चलते हैं, लेकिन व्यक्ति एक है, तो क्या होगा, उसका प्रबंध चातुर्य सीमित ही रह जाएगा। यदि उसको किसी कार्य को और बहुत अच्छी तरीके से वो कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसका अकेले का खुद का दिमाग चल रहा है, तो वो हो सकता है कि ऐसे कई जगहों पर बारीकी से निरीक्षण करने में सक्षम ना हो। ऐसे कई जगहों पे जहां पर सही मैनेजमेंट की आवश्यकता है, प्रबंधन में उससे कोई ना कोई त्रुटि होनी स्वाभाविक है, क्योंकि सामने से उसको कोई बताने वाला नहीं है और वो खुद अकेले का दिमाग यूज कर रहा है। तो ये चतुरता में जो प्रबंध चातुर्य होता है, ये एक व्यापार में विशेष गुण होता है। किसका, प्रबंध चातुर्य का, हमारे मैनेजमेंट का। यदि मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है तो व्यापार कई बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों से गुजर सकता है। तो व्यक्ति में प्रबंध चातुर्य का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर ये प्रबंध चातुर्य अकेला व्यक्ति जिसको हो सकता है कि इस बारे में नॉलेज ना हो, तो वो क्या करेगा, उसका ये क्षेत्र क्या रह जाएगा, उसका प्रबंध चातुर्य सीमित क्षेत्र तक रह जाएगा, जिसको उसमें अपने व्यापार में बहुत सारी कमियों को, बहुत सारी खामियों को, बहुत सारी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। जल्द काम शैतान का, इससे ये पॉइंट से ही जाहिर है कि
सोच समझ के करना, है ना। यदि हम जल्दी में कार्य करते हैं तो वो शैतान का कार्य होता है। यहां पे क्या होता है, क्योंकि एक व्यक्ति व्यापार को संभाल रहा है, एकाकी व्यापारी अपने व्यापार को संभाल रहा है और यहाँ पे उसको बहुत सारे काम है, क्योंकि जो उसका दायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो क्या है, वो असीमित है, वो सीमित नहीं है। उसको अलग 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 तरीके के कार्य करने पड़ रहे हैं और सभी को सुचारू रूप से मैनेज करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या करता है वो व्यक्ति, उसका माइंड कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो वो बहुत ही जल्दी से, बहुत तेजी से सारे कार्य को पूर्ण करने के लिए की इच्छा रखता है। और ऐसे स्थिति में जल्दबाजी के कारण, जल्द काम शैतान का मतलब जल्दबाजी के कारण वो बहुत सारी हानि का भी सामना उस व्यक्ति को करना पड़ सकता है, जो अपने आप में ही एक दोष है। थर्ड पॉइंट है अस्वच्छ स्वस्थता में क्षति या अनुपस्थिति। ठीक है, या तो वो व्यक्ति बीमार हो या अनुपस्थित हो। यदि एकाकी व्यापारी है ना, नाम से जायज है, अकेले व्यापार कर रहा है, यदि मान लीजिए उसे कहीं बाहर जाना है किसी आवश्यक कार्य से, ठीक है, यदि वो बाहर जा रहा है तो भी उसका व्यापार संभालने वाला कोई नहीं है, और यदि उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो अस्वस्थ रहता है, तो भी व्यापार कोई संभालने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में क्षति किसकी होगी, क्षति होती है हमारे व्यापार की। तो ये दोनों ही पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल नॉर्मल जेन्युइन अपनी बात को रखता है कि यदि व्यक्ति, स्वाभाविक बात है, हम इंसान है, बीमार होना स्वाभाविक है, या हमें कहीं जाना भी होता है, तो ऐसी स्थिति में यदि एक ही व्यक्ति व्यापार कर रहा है, तो जब ये दोनों स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो ऐसी स्थिति में किसको हानि पहुंचती है, व्यापार को हानि पहुंचती है। इसलिए एकाकी व्यापार में प्रबंध के क्षेत्र में ये एक दोष खुद से उत्पन्न हो जाता है। फिर है अनिश्चित जीवन काल। यदि मान लीजिए अकेला व्यक्ति व्यापार कर रहा है, यदि उसे लाभ प्राप्त हुआ तो बहुत अच्छा, यदि उसे हानि हुई तो वह व्यक्ति खुद अपने दिमाग को लगाते हुए ये डिसाइड करेगा, ये निर्णय लेगा कि मुझे इस व्यापार को बंद कर देना चाहिए। अगर कोई उसके और सपोर्ट में होता, ठीक है, तो वो अपने भी दिमाग से बोलता कि नहीं, हमें और इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, इस क्षेत्र का ज्ञान हासिल करना चाहिए। लेकिन चूंकि उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेला ही है, इसलिए उसका दिमाग क्या करेगा कि मैं इस कार्य को बंद कर देता हूं। इसलिए निश्चितता नहीं है एकाकी व्यापार में, है ना। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये अनिश्चित जीवन काल है, जो कि एकाकी व्यापार में दोष को दिखाता है, दर्शाता है। तो अभी हमने क्या क्या बात की एकाकी व्यापार के दोष के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने आर्थिक दोष के बारे में वर्णन किया, और फिर उसके बाद में प्रबंध संबंधी दोष के बारे में वर्णन किया। यहां पे एक पॉइंट और मैंने निकाला है कि अन्य दोष क्या क्या हैं। अन्य दोष भी उत्पन्न होते हैं, जिसमें से जो दोष है वो है अस्थायी अस्तित्व, बृहत व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त, सीमित व्यापार क्षेत्र, लाभ से वंचित रह सकता है, और सौदा और शक्ति उसकी सीमित रहती है। ठीक है, मतलब अन्य दोष में हम बोल सकते हैं कि उसका जो अस्तित्व है वो स्थायी ना होकर के अस्थायी है, और बड़ा व्यापार यदि वो करना चाहे तो उसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बड़े व्यापार में, बृहत व्यवसाय के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है। एक ही व्यक्ति बहुत बड़े व्यापार को अकेले संभाल नहीं सकता है। इसके लिए एकाकी व्यापार जो है बड़े व्यापार के लिए, बृहत व्यापार व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं होता है। और इसका क्षेत्र, जो व्यापार का क्षेत्र होता है, क्या एकाकी व्यापार का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही सीमित होता है, लाभ से कई बार वंचित हो जाता है, क्योंकि खुद का दिमाग कई बार सही तरीकों पे, सही जगह पे ना लगा पाने के कारण, सही समय ना दे पाने के कारण, अस्वस्थता के कारण, अनुपस्थिति के कारण उसे बहुत सारी हानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वो इन सब चीजों से उत्पन्न लाभ से कई बार वंचित रह जाता है। और जो उसकी सौदा करने की शक्ति है, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है और पूरी तरह से व्यापार को कर रहा है, सब जगह समय पे उपस्थित नहीं हो सकता, तो उसकी सौदा करने की जो शक्ति है वो सीमित ही रह जाती है, वो उसको बढ़ा नहीं पाता है। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमने एकाकी व्यवसाय के दोषों को पृथक पृथक बांट करके और क्लियर किया है कि एकाकी व्यवसाय यदि व्यक्ति करता है, एकाकी व्यापार करता है, तो उस व्यक्ति को इन सब चीजों की कठिनाइयों का, इन सब दोषों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आशा कर रही हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।